नमस्कार बच्चों। आज हम स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के एक नए चैप्टर को देखेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने सांख्यिकी की डेफिनेशन परिभाषा जानी थी कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी तथ्यों को यानी कि आंकड़ों को एकत्रित करना और फिर उन्हें सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना और उनको प्रेजेंट करना विभिन्न डायग्राम या शेड्यूल के रूप में, और फिर उनसे हम कैलकुलेट करेंगे मेथड्स के द्वारा, विभिन्न मेथड्स के द्वारा, और उसके बाद उन्हें एनालाइज करना और फिर थ्योरी पर इम्प्लीमेंट करना। ये सांख्यिकी के मूल उसकी परिभाषा में आते हैं, मूल कार्य हैं। सांख्यिकी ये सब करती है। तो उसका पहला स्टेप आप आज देखेंगे एक लेसन के रूप में, कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन किसे कहते हैं? आंकड़ों के संकलन में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं डेटा। डेटा क्या होते हैं? अब इसकी परिभाषा हम जानते हैं। डेटा किसे कहते हैं? डेटा या वे आंकड़े किसे कहते हैं? डेटा का मतलब आंकड़े। आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़े तथ्यों के संख्यात्मक विवरण को आंकड़े कहते हैं। तथ्यों के संख्यात्मक विवरण यानी कि जो फैक्ट्स हैं उनके न्यूमेरिकल फॉर्म को हम डेटा कहते हैं। अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म क्या होता है? जैसे राम बहुत ईमानदार है, ये डेटा नहीं हुआ। और राम ने इतने मार्क्स लिए, तो अगर राम ने, हम कहते हैं 100 में से 50 मार्क्स लिए, तो ये डेटा पूर्ण नहीं है। अगर उसके साथ बहुत सारे और भी हम इकट्ठे डेटास लें या कंपैरिजन लें उसका, कि राम के मार्क्स श्याम, मोहन, राधा इन सब से ज़्यादा है तो, या कम है, या उनके सबके मार्क्स इकट्ठे लगाएं तो वो डेटास हो जाते हैं। तो इस तरह संख्यात्मक जब हम तुलना या उनको एकत्रित करते हैं तो तथ्यों को हम संख्यात्मक रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, तो वो डेटा कहा जाता है, संख्या जिसमें आ जाए। अब अगला हम देखते हैं कि डेटा इकट्ठा करने के सोर्स क्या है। कलेक्शन ऑफ डेटा यानी डेटा को एकत्रित करना, आंकड़ों को संकलन करना, उसके क्या स्रोत हमारे पास हैं। तो ये आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत, दो तरह के स्रोत हैं, इंटरनल आंतरिक और एक्सटर्नल यानी बाहरी स्रोत। अब ये बाहरी स्रोत क्या होते हैं और आंतरिक स्रोत क्या है? आंतरिक यानी किसी भी संस्था के अंदर जो पाए जाते हैं। जैसे हम अपने देख लेंगे स्कूल में कितने क्लासेस है, कितने सेक्शन है, कितने बच्चे हैं, ये हमारे स्कूल के रिकॉर्ड से मिल जाएगा, तो वो आंतरिक सोर्सेस है। और वही चीज़ अगर जाके बाहर किसी संस्था से हम कलेक्ट करें तो वो बाहरी स्रोत हो जाएंगे। मान लो गवर्नमेंट से हम मंगवाए, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से मंगवाए, या डीओ ऑफिस से, या कहीं से भी हम ऐसे डेटा जब हम एकत्रित करते तो बाहरी स्रोत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन डेटास को, इन आंकड़ों को हम किस विधि द्वारा, कैसी विधियों द्वारा हम इन्हें एनालाइज करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो इनमें आपकी दो विधियां होती हैं, प्राथमिक विधि और द्वितीय विधि। प्राथमिक यानी प्राइमरी और द्वितीय यानी सेकेंडरी। तो इन विधियों के द्वारा हम डेटास को एकत्रित करते हैं। अब इसमें हम पहली विधि देखेंगे, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी विधि यहाँ पर लेंगे। तो प्राथमिक आंकड़ों को संकलन करने का या प्राइमरी जो डेटास हैं उनको कलेक्ट करने के हमारे पास ये विधियां हैं। इसमें आपके पास मुख्य रूप से 4 विधियां हम यहाँ पर करते हैं। पहली है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच, पर्सनल इंडिविजुअल डायरेक्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन, इसको हम कहते हैं। तो अब देखिए प्रत्यक्ष जो जांच है उसमें कैसे हम लेते हैं। इस विधि में ये बहुत ही आसान, प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत विधि है ये बहुत ही आसान विधि है। और इस विधि के जो अनुसार है, अनुसंधान करता प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित करता है, यानी कि वो स्वयं वहाँ उस जगह पर जाकर पर्सनली जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो पर्सनली जाकर वहाँ पर डेटा डायरेक्टली इकट्ठे करता है।
जैसे कि मान लो बच्चों को अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर ये पता करना है कि किन बच्चों के पास जो है होमवर्क कर रहे हैं घर में और किन के पास मोबाइल है, तो अगर टीचर मान लो टीचर को हम अनुसंधान करता है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उन बच्चों के घर जाए और उनसे डेटा इकट्ठा करे, तो वो व्यक्तिगत हो जाता है। और वही चीज़ अगर वो वहाँ ना जाकर कहीं मतलब उनके भाई से या बहन से कोई मिले या माता पिता से हम इकट्ठा करें, बच्चे से ना पूछकर उनके किसी भी रिलेटिव से या दोस्त से पता करें, तो वो अप्रत्यक्ष मौखिक जांच हो जाती है, मौखिक रूप से उनसे पूछे। तो इसमें अब हम प्रत्यक्ष में देखेंगे कि क्या इसकी गुण हैं और क्या दोष आ जाते हैं इसमें, ये जांच कहाँ तक सही होती है, क्या इससे हम सही आंकड़े इकट्ठे कर पाते हैं। तो इसमें शुद्धता और मौलिकता होती है, और इसमें जो है विश्वसनीयता भी, रिलायबिलिटी भी पाई जाती है इन डेटा में, क्योंकि आप सीधे तौर पे उनसे जुड़ रहे हैं, सीधे जो है सवाल पूछ लेते, तो इसमें कहीं किसी जगह से डेटा को हेर फेर करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इसके साथ साथ क्योंकि वो पर्सनली भी मौजूद है वहाँ पर, तो उससे हम उसके अलावा भी कई इन्फॉर्मेशन की, आप होमवर्क कर रहे हो हाँ या ना, लेकिन उसके अलावा किस सब्जेक्ट का कर रहे हो, कितना किया है आपने, तो और भी उससे संबंधित जानकारियाँ भी हम उससे इकट्ठी कर सकते हैं। और ये काफ़ी जो है प्रश्नों के जो आवश्यकता अनुसार हम उनमें जो है बदलाव भी कर सकते हैं इस विधि में, क्योंकि हम पर्सनली उससे वहीं पर मिल रहे हैं, तो हम इधर जो उससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, और जो उसको सही लगे उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकते हैं। अब इसके जो दोष हैं वो ये है कि ये काफ़ी खर्चीली होती है, क्योंकि हर एक जगह पर हर एक पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन लेने के लिए पर्सनल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जाना पड़ता है, तो उससे जो है खर्चा भी काफ़ी आता है, समय भी काफ़ी लगता है। और ये विस्तृत क्षेत्र में जो अगर बहुत बड़ा अगर क्षेत्र हो तो उसमें ये विधि जो है पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लग जाता है, और तब तक वो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा तब तक वो डेटा जो है अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं, क्योंकि वो समय के साथ जो है स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो इस तरह जो है ये थोड़ा सा इसमें काफ़ी समय लगने की बजाय, काफ़ी खर्चा लगने की बजाय ये जो है बहुत महंगी विधि हो जाती है। और कई बार इसमें सीमित क्षेत्र में जो है परिणाम जो स्वरूप गलत निष्कर्ष की संभावना भी हो जाती है इसमें। अब अगला हम लेते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक जांच। अप्रत्यक्ष मौखिक जांच यानी कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस विधि में जो है अनुसंधानकर्ता वास्तविक सूचना देने वालों के पास, उनके पास ना जाकर, और ऐसे व्यक्ति, साथी या दोस्त या रिश्तेदारों से वो जो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी करता है। तो इसमें जो है अनुसंधान क्षेत्र जो है विस्तृत हो तभी ये मतलब कारगर होती है ये विधि। और जो सूचना देने वाला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सही सूचना दे तभी ये जो है सफल हो पाएगी। अगर वो जरा सा घुमा दे तो ये विधियाँ उसकी, या जो हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो रॉन्ग डेटाज हमें दे सकता है। तो इसमें जो गुण तो है कि आसान तो है विधि, कम खर्चीली भी है, और इसमें व्यक्तिगत जो पक्षपात है वो नहीं हो पा सकता इसमें। लेकिन इसमें यह है कि गलत आंकड़े भी दे सकता है कोई, और अगर मान लो जो दूसरा पर्सन जिससे हम ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, अगर उसमें ज्ञान का अभाव है, मान लो बच्चे की माँ से ले रहे हैं, माँ को पता नहीं, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो वो उस गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है। तो इसी तरह गलत परिणाम निकल सकते हैं फिर, तो ये इसमें दोष हो सकता है। तो इसको इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी लेते समय जो अनुसंधान करता है उसको काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है, और वो काफ़ी समझदार होना चाहिए, तभी यह विधि जो है सफल हो पाएगी। अगली यहाँ पर हम देखते हैं स्थानीय संवाददाताओं से। स्थानीय संवाददाताओं से जो है इंफॉर्मेशन लेना या डेटा कलेक्ट करना। अब स्थानीय संवाददाता कौन हो सकते हैं? मान लो गांव में आप जा रहे हो,
अगर हम बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और हम गांव में पहुंचे और वहां पर बच्चा ना मिले, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच ना हो पाए और उसकी माँ, परिवार का कोई सदस्य या पड़ोसी भी ना मिले, तो अप्रत्यक्ष मौखिक जांच भी ना हो पाए, तो हम किसके पास पहुंचते? मान लो वहाँ के सरपंच या उस जो एरिया वार्ड के जो पंच है उनके पास पहुँचे, तो वो स्थानीय एक तरह से संवाददाता हो जाता है। तो संवाददाता द्वारा, यानी कि इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उनसे हम इंफॉर्मेशन ले। अब इसमें जो है अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती और अनुमान संबंधी क्षेत्र भी जो है विस्तृत हो और केवल अनुमान की प्रवृत्तियां ही ज्ञात करनी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ अनुमान ही इसमें हो पाता है, अनुमानित हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये वैसे तो कम खर्चीली होती है, क्योंकि आपने मान लो 10 बच्चे की जानकारी एक जो उनके जो स्थानीय संवाददाता है उसी से हमने ले ली, तो हमारा समय भी बचता है इसमें और पैसा भी बचता है और खर्चीली भी नहीं होती। और इससे हमें लगातार जो है कंटिन्यूस जो दूर दूर की जो स्थान है वहाँ की सूचनाएं मिल जाती है। तो ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में ये जांच जो है पॉसिबल है स्थानीय संवाददाताओं वाली, और आसान भी होती है और इससे परिणाम भी जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन इसके जो दोष वो ये हो सकता है इसमें कि ये पक्षपातपूर्ण हो सकता है संवाददाता उससे अच्छे संबंध ना रखता हो या किसी तरह का द्वेष भाव हो, तो गलत इन्फॉर्मेशन भी, यानी कि शुद्ध या मौलिक इन्फॉर्मेशन जो है इसकी मौलिकता का अभाव है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिल पाती और जो है सूचना प्राप्त करने में देरी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो कहे कि मैं पता लगाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो इस तरह ये भी थोड़ी सी सही इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पाती। अगला हम देखते हैं प्रश्नावली भरवाना, यानी कि जो हमारा जो अनुसंधान करता है वो या तो खुद जाकर डोर टू डोर जाकर प्रश्नावली को भरे। जैसे कि आपने कई सर्वे में देखा होगा कि मान लो कितने बच्चे व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो वो जाकर फॉर्मेट बनाएगा और उनसे तरह तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर उसे टिक करता जाएगा, खुद पूछता जाएगा सवाल, या फिर वो उन्हें उनके एड्रेस पे मेल कर दे वो प्रश्नावली बनाकर। यहाँ प्रश्नावली बनानी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए प्रश्नावली जो बन रही है वो बहुत ज़रूरी होती है। प्रश्नावली को बनाने वाला बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरह से क्वेश्चंस उसमें बनाए जाने चाहिए और वो प्रश्नावली बड़ी आसान भी होनी चाहिए। हम आगे इसमें प्रश्नावली के मेरिट्स में देखेंगे और उसको बनाने की गाइडलाइंस में देखेंगे किस तरह की प्रश्नावली उसे बनानी चाहिए। अब ये जो सूचकों द्वारा प्रश्नावली को भरवाना, ये विधि कितनी कारगर हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा, इसमें सबसे पहले तो हमें जो उसकी सूटेबिलिटी देखते हैं कि कितनी उपयुक्तता है, कि सूचना देने वालों की संख्या अधिक हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवाना है और हमें समय भी बचाना है, तो हम मेल द्वारा जो है सूचनावली बनाकर भेज सकते हैं। तो इससे कम समय में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, डेटा इकट्ठे हो सकते हैं और ये कम खर्चीली भी हो सकती है। वाइड क्षेत्र में तो है और कम खर्चीली भी होती है ये, और जहाँ जो जांच से अधिक उपयुक्त रहती है। और इसके अलावा इसमें समय की बचत भी होती है, ओरिजिनलिटी रहती है, इसमें मौलिकता रहती है और ये पक्षपात रहित भी रहती है, क्योंकि इसमें प्रश्नावली भरने वाला ही खुद प्रश्नावली को भरेगा, अपने साइन उसमें करेगा। तो इस तरह वो खुद उसके लिए जिम्मेदार होता है जो भी इन्फॉर्मेशन के लिए, और वो लगभग सही इन्फॉर्मेशन ही देगा। लेकिन कई ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो ना बताना चाहे, जैसे अगर हम पूछें कि सैलरी कितनी है, तो कई अपनी सैलरी ना बताना चाहें, ना ये कोई कहते हैं ज़मीन कितनी है या कितने आपके पास ब्लैक मनी है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन वो ना भी देना चाहे। तो और अगर डायरेक्ट हम उसको जाकर करते हैं डोर टू डोर, तो वो झिझकेगा, और मेल से तो वो बिल्कुल ही थ्रू मेलिंग वो बिल्कुल स्वच्छंद हो जाएगा कि वो किस तरह के उसमें उत्तर दे। तो इस तरह जो है इसमें, और इसमें ये भी है कि लोचता, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका भी अभाव होता है, क्योंकि जो हमने लिखे हैं क्वेश्चन उसी का ही जवाब उसे देना है, सीमित जवाब इसे देना होता है। तो और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए ही, ये प्रश्नावली वाली जो विधि है ये शिक्षित लोगों के ही काम आती है या वो ही इसे भर सकते हैं। अशिक्षित जहाँ क्षेत्रों वहाँ ये कारगर नहीं हो पाती है, वहाँ इसमें ये इसका सबसे बड़ा
जो है दोष या कमी रह जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये प्रश्नावली विशिष्ट क्षेत्र में तो सही है, लेकिन इसमें ये थोड़ी सी, इसमें मान लो कोई ऐसा आदमी होता है वो प्रश्नावली भरने में आलस करता हो, रुचि ना लेता हो कि ये तो कोई सबूत हो जाएगा, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना दूं। और कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि शिक्षित हो या ना हो उन्हें समझ भी नहीं आते कि इसका किस तरह उत्तर देना है या क्या उत्तर देना है, तो वो ऐसे उत्तर देने में झिझकेंगे। तो ये इसमें थोड़ा अभाव होता है। अब हम आगे इसमें प्राथमिक आंकड़ों के गुण और दोष जो है वो देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों में क्या गुण दोष पाए जाते हैं।